हेलो दोस्तों, सीजीएल अड्डा आरवी में आपका स्वागत है। आज साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चल रहा है, सेट 4 चल रहा है और इसमें इससे पहले 3 सेट हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर वो देख लें और उसके बाद ये देखें। और इसमें कितना नंबर आता है आप अपना टेस्ट में अपने नोटबुक में भी लिख कर देखिए कितना नंबर आ रहा है और हम इसका आंसर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रेगिस्तानी पौधों में बाह्य त्वचा पर जो मोम जैसा पदार्थ पाया जाता है, वह पदार्थ क्या है? तो चुनिए। पहला ऑप्शन है सेलुलोज, दूसरा है क्यूटिन, तीसरा है पैक्टिन और चौथा है लिग्निन। कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्यूटिन। मोम जैसा जो पदार्थ होता है वो होता है क्या? क्यूटिन होता है। और ये क्यों होता है? तो वाष्पोत्सर्जन से पौधों में जल की कमी को रोकने के लिए ये क्यूटिन रहता है। और इसमें जो है लिग्निन क्या होता है? लिग्निन, तो लिग्निन जो होता है पौधों का कंकाल होता है। पौधों का कंकाल या रीढ़ की हड्डी इससे कहते हैं। कंकाल या रीढ़ की हड्डी कहते हैं लिग्निन को, जो पौधों को सीधा खड़ा रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इक्का एल्युमिनियम किसे कहते हैं? तो इक्का एल्युमिनियम, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गैलियम। इक्का एल्युमिनियम का राइट आंसर क्या होगा? गैलियम होगा। और इसमें 3-4 होता है, जैसे स्कैंडियम को क्या कहते हैं? तो इसमें जो है स्कैंडियम है ना, तो इसका होता है इक्का बोरॉन। इक्का बोरॉन। स्कैंडियम को क्या कहते हैं? इक्का बोरॉन। और जर्मेनियम जो है इसे क्या कहते हैं? तो इक्का सिलिकॉन। इक्का सिलिकॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी, यानी जीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? जीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का क्या सूत्र है? तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। राइट आंसर सी होगा। काइनेटिक एनर्जी जो होता है, गतिज ऊर्जा, इसका होता है 12 mv²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारे मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो 6 कार्बन परमाणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? तो बताइए इसका आंसर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा? तो 6 कार्बन परमाणु जो है वो सीधा हाफ हो जाता है, यानी आधा हो जाता है, यानी 6 का आधा 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत चिकित्सक जो होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? अवतल दर्पण पर जो निर्मित प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? तो आभासी और बड़ा होता है। राइट आंसर इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? तो सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर इसका मतलब ये हुआ कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? तो परमाणु के आकार में क्या होता है? तो घट जाता है। परमाणु का आकार क्या होता है? घट जाता है। जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे एटॉमिक ये पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगा? परमाणु का आकार घटेगा और विद्युत ऋणात्मकता भी घट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी सफ़ेद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। त्वरण का बीमा क्या है? त्वरण का तो पता ही होगा, इसका जो त्वरण को जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में इसका है यूनिट। तो इसमें जो है मीटर का क्या होगा? लंबाई L होगा 1। उसके बाद इसमें तो मास दिया नहीं हुआ है, द्रव्यमान, तो m 0 होगा और सेकेंड होगा T⁻⁻²। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? त्वरण का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितता परिणाम स्वरूप क्या होता है? दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? तो ये होता है घर्षण। राइट आंसर इसका ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11। डैश एक जटिल अस्थाई उत्तक है। जटिल अस्थाई उत्तक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जटिल अस्थाई उत्तक जो है जाइलम है। राइट आंसर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12। इनमें से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है हाइड्रोकार्बन? तो एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त मतलब होता है एल्केन। संतृप्त को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। ये होता है संतृप्त। और एक होता है असंतृप्त, इसको कहते हैं एल्कीन, यानी CnH2n होता है। और एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? तो CnH2n-2, यानी ये हो गया एल्काइल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ये ऑप्शन के अनुसार क्लोरीन होगा, लेकिन अगर इसमें फ्लोरीन दिया रहे तो वो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसलिए अगर फ्लोरीन रहे और क्लोरीन रहे तो फ्लोरीन को ही पहले चुनेंगे, लेकिन इसमें फ्लोरीन नहीं है इसलिए हम क्लोरीन को प्राथमिकता देते हैं और ये हो गया क्लोरीन इसका राइट आंसर। और सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये हो गया, लेकिन सबसे कम जो होता है ना सीजियम होता है। सीजियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 55। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है? उच्च आयनीकरण जो ऊर्जा होता है वो किस में होता है? तो ये होता है हीलियम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो जिसका बाह्य कक्षा पूर्ण रहता है वो होता है शून्य वर्ग, यानी वो शून्य वर्ग कहलाता है। और ये जो है पेरियोडिक टेबल में समूह 18 का तत्व होता है, अक्रिय गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पाया? तो वो कौन सा है? तो हाइड्रोजन है इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से डैश का निर्माण होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी,
यानी स्मॉल RNA होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी जलता नहीं है। तो कौन सा नहीं जलेगा, तो ये होगा मिश्र धातु। राइट आंसर इसका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो उससे कहते हैं घ्राण सूचक, यानी इसका राइट आंसर ए होगा, अल्फैक्ट्रिक इंडिकेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक 10 kg यानी ये हो गया द्रव्यमान, 10 kg द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से, यानी वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान है, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है ½ mv²। तो इस तरह से हम बैठाएंगे तो इसमें होगा 1/2 मल्टीप्लाई और द्रव्यमान कितना देंगे 10 और भी है 5 के स्क्वायर 25 होगा, और इसको जब काटेंगे तो 2 से, तो ये 5 हो गया, 25 25 125, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 125 जूल। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21। मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है, तो ये होगा राइट आंसर इसका डी, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है, क्लोरोफिल तो आवश्यक है, सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन आवश्यक नहीं। इसका राइट आंसर डी होगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस आवश्यक है, तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। टंगस्टन का सूचक होता है W। तो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो टंगस्टन का गलनांक जो होता है ये होता है कितना, तो 3422 डिग्री C, 3422 डिग्री C होता है टंगस्टन का गलनांक। तो इसके नज़दीक में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 3830 डिग्री C, तो ये तो गलत हो गया। चलिए 3083, तो ये भी गलत हो गया। 3308 और 3380, तो 3400 के नज़दीक कौन सा 3380, तो यही सही होगा, ये गलत हो गया। यानी कि टंगस्टन का गलनांक यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 3380 डिग्री C राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 24। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होता है तो वे डैश का निर्माण करता है। तो जब दो अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होगा, एक हो जाएगा, तो उसे युग्मनज कहते हैं। राइट आंसर इसका ए होगा। जब एक क्वेश्चन नंबर 25 है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है। तो पानी के साथ जब भी अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। राइट आंसर होगा इसका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है, तो ये होता है कार्य। W बराबर क्या होता है फॉर्मूला, W बराबर होता है F × S, FS cos थीटा होता है। तो कार्य का फॉर्मूला ये हो गया, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 27। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी हो एसिड इत्यादि को प्रभावित करता हो, पर उससे प्रभावित होता है, तो वो क्या कहलाता है, संक्षारण। यानी कोई भी धातु में जंग लगता है नमी और एसिड के उपस्थिति के कारण, तो ये संक्षारण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा कक्षीय तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है, और ये क्या है, तो धातु है। तो धातु कौन सा होगा, ये होगा राइट आंसर पारा। इसका Hg से संकेत है और इसका परमाणु संख्या 80 होता है। लेकिन अगर अधातु रहे तो इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। अगर अधातु रहेगा तो इसका क्या होगा आंसर, ब्रोमीन। चलिए क्वेश्चन नंबर
29 ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है, यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? तो ये होता है कैल्शियम। राइट आंसर इसका होगा ए। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है Ca का होता है 20, परमाणु संख्या 20 होता है, यहीं तक न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं, राइट आंसर इसका होगा ए 6.022 × 10⁻23। ये हो गया एवोगाड्रो। तो इस तरह से कुल 30 क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको कितना नंबर आया, कितना मार्क आया, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वाचिंग।